सोचिए, दुनिया की कुछ सबसे शानदार और दुर्लभ प्रजातियों की किस्मत का फैसला एक कमरे में बंद दरवाजों के पीछे हो रहा था। जी हाँ, हाल ही में ऐसी ही बहुत बड़ी इंटरनेशनल मीटिंग हुई है, जिसका असर आप समझिए शार्क से लेकर कछुओं तक सब पर पड़ने वाला है। तो चलिए, आज इसी बेहद जरूरी बैठक को थोड़ा करीब से समझते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या-क्या फैसले लिए गए। तो ये बैठक हुई कहाँ? ये हुई उज़्बेकिस्तान के ऐतिहासिक शहर समरकंद में। इसका नाम था साइट्स की 20th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसे हम शॉर्ट में कॉप 20 भी कहते हैं। और पता है इसकी सबसे खास बात क्या थी? ये पहली बार था जब इस तरह की कोई बड़ी बैठक सेंट्रल एशिया में रखी गई। मतलब वाइल्ड लाइफ को बचाने की जो ग्लोबल बातचीत है, वो एक नए और बहुत अहम इलाके तक पहुंची। तो इतनी बड़ी चर्चा हुई, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन इसका सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? वो है ये नंबर 77। जी हाँ, 77। कुल 77 प्रजातियों को इंटरनेशनल ट्रेड के खतरों से बचाने के लिए अब एक सुरक्षा दी गई है। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण है। अब सवाल यह है कि इन 77 में कौन कौन शामिल है। तो सुनिए, इसमें कुछ बहुत बड़े और जाने पहचाने नाम हैं, जैसे समुद्र के बादशाह ओशनिक व्हाइट टिप शार्क और दुनिया की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क। इनके साथ ही रहस्यमयी मांटा और डेविल रेज को भी प्रोटेक्शन मिली है। और ये सिर्फ पानी की बात नहीं है, जमीन पर भी गैलापागोस के मशहूर इग्वानास और अफ्रीका के होम हिंजबैक कछुए को भी ये बहुत जरूरी सुरक्षा अब मिल गई है। लेकिन एक मिनट, हम बार बार ये नाम ले रहे हैं साइट्स, तो सवाल उठता है कि आखिर ये साइट्स है क्या? इसके पास ऐसी कौन सी पावर है जो ये पूरी दुनिया के लिए इतने बड़े बड़े फैसले ले सकता है? अगर हमें यह समझना है तो हमें ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉलिटिक्स की गहराइयों में उतरना होगा। चलिए, इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। साइटीज यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। आप इसे एक तरह से दुनिया की वाइल्ड लाइफ पुलिस समझ सकते हैं। लेकिन ये पुलिस बंदूक लेकर नहीं घूमती, बल्कि ये व्यापार मतलब ट्रेड पर नजर रखती है। ये कोई एक देश का कानून नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों के बीच हुआ एक समझौता है। और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, ये पक्का करना कि जानवरों और पौधों की खरीद बिक्री की वजह से उनकी प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म ना हो जाएं। तो इसकी कहानी शुरू होती है 1973 में वॉशिंगटन डीसी से। वहीं पर इस समझौते के टेक्स्ट पर सहमति बनी थी। और एक बहुत ही दिलचस्प बात बताता हूं, जिस दिन इस पर साइन हुए थे, यानी 3 मार्च को, आज हम उसी दिन को यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के तौर पर मनाते हैं। और फिर 1975 तक यह समझौता पूरी तरह से लागू भी हो गया था। अब देखिए, साइट्स के काम करने का तरीका ना बड़ा ही अनोखा है। इसमें शामिल होना किसी भी देश के लिए कंपलसरी नहीं है, यह पूरी तरह से वॉलंटरी है। आज की तारीख में 185 देश इसके सदस्य हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है, एक बार अगर कोई देश इसका सदस्य बन गया तो फिर इसके नियम कानून मानना उसके लिए लीगली बाइंडिंग हो जाता है, मतलब जरूरी हो जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि हर सदस्य देश को साइट्स के नियमों को अपने देश में लागू करने के लिए अपने खुद के कानून बनाने पड़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं साइट्स की असली ताकत की। इसका पूरा सिस्टम टिका है एक चीज पर, जिसे कहते हैं अपेंडिक्स सिस्टम। ये असल में कुछ नहीं बल्कि सुरक्षा के 3 अलग अलग लेवल्स हैं। इसमें प्रजातियों को इस आधार पर बांटा जाता है कि उन पर कितना खतरा है। तो सबसे पहले आता है अपेंडिक्स 1। इसे आप रेड जोन मान लीजिए। इसमें वो प्रजातियां रखी जाती हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। इनके किसी भी तरह के कमर्शियल ट्रेड पर पूरी तरह से बैन है, सिर्फ कुछ खास मामलों को छोड़कर। फिर आता है अपेंडिक्स 2। ये है येलो जोन। इसमें वो प्रजातियां हैं जिन पर अभी विलुप्त होने का इमीडिएट खतरा तो नहीं है, लेकिन अगर उनके ट्रेड को कंट्रोल नहीं किया गया तो वो भी खतरे में आ सकती हैं। और आखिर में है अपेंडिक्स 3। ये एक तरह का हेल्प बटन है। मान लीजिए किसी एक देश को लगता है कि उसके यहां पाई जाने वाली किसी प्रजाति को प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो वो बाकी साइट्स मेंबर देशों से उसके ट्रेड को कंट्रोल करने में मदद मांग सकता है। तो ये तो हो गए ग्लोबल रूल्स और सिस्टम। लेकिन असल सवाल यह है कि जमीन पर हकीकत में ये सब कैसे काम करता है। इसे समझने के लिए चलिए भारत का उदाहरण लेते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि कैसे हमारा देश इन ग्लोबल बहसों में हिस्सा लेता है, अपनी बात रखता है और इन नियमों को लागू करता है। अभी हाल ही में जो कॉप 20 हुई, उसी की बात करते हैं। वहां एक प्रस्ताव आया कि गूगल के पौधे को, जो अपनी औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है, अपेंडिक्स 2 में डाल दिया जाए। लेकिन भारत ने इसका जोरदार विरोध किया और भारत का तर्क बिल्कुल साफ और साइंटिफिक था।
भारत ने कहा कि पहले इस पौधे की आबादी पर पूरी स्टडी होनी चाहिए, हमारे पास पक्का डेटा होना चाहिए, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है। इससे एक बात साफ होती है कि साइटिस सिर्फ नियम थोपता नहीं है, बल्कि मेंबर देश खुद पॉलिसी बनाने में एक एक्टिव रोल निभाते हैं। और भारत इतनी मजबूती से अपनी बात रख पाता है तो उसके पीछे एक बड़ी वजह है। वो है हमारे देश का अपना बहुत ही शक्तिशाली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का ढांचा। आप देखिए, हमारे संविधान में आर्टिकल 51A जी और 48A में इसकी बात है। हमारे पास 1972 का मजबूत वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जैसी डेडिकेटेड संस्थाएं भी हैं। ये सब मिलकर ही साइट्स जैसे इंटरनेशनल समझौतों को कागज से निकालकर जमीनी हकीकत में बदलते हैं। लेकिन रुकिए, संरक्षण की ये पूरी कहानी इतनी सीधी और आसान नहीं है जितनी लगती है। पर्दे के पीछे पैसा, लोग और प्राथमिकताएं, इनकी एक बहुत ही उलझी हुई दुनिया है। और इसी दुनिया में अक्सर बहुत मुश्किल और कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। इस उलझन को समझने के लिए कोप 20 में लिए गए 2 फैसलों को देखिए। एक तरफ तो साइट्स के कामकाज के लिए बजट में करीब 7% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई, जो कि अच्छी बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही जरूरी प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। यह प्रस्ताव उन इंसानी समुदायों के बारे में था जो सदियों से इन जंगलों और जानवरों के साथ रहते आए हैं। और यह प्रस्ताव कहता था कि संरक्षण की नीतियों में उन्हें भी एक औपचारिक जगह मिलनी चाहिए। तो सवाल यह है कि इस पीपल्स प्रपोजल को आखिर खारिज क्यों किया गया? जो वजहें बताई गईं वो थी लागत की चिंताएं, इसे लागू करने में आने वाली ऑपरेशनल मुश्किलें और ये कि इससे कामों का दोहराव होगा। ये वजहें हमें कंजर्वेशन की दुनिया की एक कड़वी सच्चाई दिखाती हैं। और यहीं आकर ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर छोड़ देता है। सवाल यह है कि क्या हम वन्य जीवों को बचाने की कीमत सिर्फ बजट और नियमों से तय कर सकते हैं, या फिर हमें उन लोगों की जरूरतों और अधिकारों को भी इसका हिस्सा बनाना होगा जो सदियों से इन जानवरों के साथ रहते आए हैं। ग्लोबल कंजर्वेशन की लागत और लोकल कम्युनिटीज की हकीकत, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनेगा? शायद आज के दौर में वाइल्ड लाइफ को बचाने का यही सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सवाल है।